प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का इतिहास खंड। और ये जो अध्याय है छोटे छोटे राज्यों का विकास, इसके पहले हमने कक्षा 6वीं की जो है पुनरावृत्ति कर दी है। उससे संबंधित वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ है, इसका जो हम काल देखें तो 650 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के बीच का है, जिसमें हम पाते हैं ठीक ये जो छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ उससे पहले जो है सन 647 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद 6 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बनता है और पूरे भारत में जो है छोटे छोटे राज्य फिर बनने शुरू हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोटे छोटे राज्य बने और कौन कौन से प्रमुख राजा थे उस समय, उनकी जो है शासन व्यवस्था कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इस चित्र में कि सन 650 से लेकर के 1200 ईस्वी के जो बीच में जो प्रमुख राजवंश हुए उनका जो है यहाँ पर चित्र के माध्यम से वो बता दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे गंगा यमुना नदी के किनारे प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश है ना, गढ़वाल, कन्नौज, ये इस प्रकार से यदुवंश। हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास देखें तो है वंश, ये कलचुरी वंश, छिद्दकनाक वंश, काकतीय वंश, ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सोमवंशी, कलचुरी, ये हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। आप अपने पाठ्य पुस्तक से इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इस काल में जो है छोटे छोटे राजवंश तो बन गए हैं और नए राजा और राजवंश कैसे बने इस पर हम चर्चा करेंगे। जो उस समय की जो बातें हैं वो हमको जानने को मिलेगा शिलालेख और ताम्रपत्र से। उसी के आधार पर जो उस समय क्या कौन कौन से वंश थे इसकी जो है इतिहासकार लोग जो है जानकारी हमको उसका उपलब्ध कराते हैं। तो सन 650 के आसपास भारत में कई शक्तिशाली राज्य बने हैं, जिसमें से बनने का कारण ये है कि राजाओं को जो है, जो उस समय जो है बाद में जो राजा थे उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो उतने योग्य नहीं हुए कि उतनी बड़ी साम्राज्य को संभाल सकें। तो इस कारण से राज्यों के जो अधिकारी थे, प्रांत जो प्रमुख थे, सेना जो प्रमुख थे, अपने इलाकों में ज़्यादा आसानी से वो शासन करते थे। धीरे धीरे उन्होंने राजा की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसे ही इसमें से एक उदाहरण दिया हुआ है कि पश्चिम भारत में एक राज्य में राष्ट्रकूट वंश का शासन था, जो पहले चालुक राजाओं के कर्मचारी थे और उन्होंने जो है 8वीं सदी में अपनी ताकत बढ़ा ली और अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया, स्वयं राजा बन गए। ये तो हुआ एक कारण। कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ कमजोर जो कबीले थे, जो बस्तियों पर आक्रमण कर देते थे और अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे और आगे चल करके फिर जो एक राज को जो जरूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि दूसरे इलाकों से जो है ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि करवाने के लिए व्यापारी और किसानों को बुलाया और वहाँ पर बसाते थे और खुद वहाँ का फिर उन्होंने अपने आप को जो है राजा घोषित कर लिया। तो इसमें से एक उदाहरण है, ये राजस्थान में जोधपुर के पास जो है घटियाला में मिले एक शिलालेख में, जिसमें बताया गया है कि प्रतिहार वंश के लोगों का शासन इसी तरह से स्थापित हुआ था। जबलपुर के जो निकट है त्रिपुरी राज्य, उसमें कलचरियों ने भी छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित इसी तरह से किया हुआ था। और भी राजा उस समय बढ़ रहे थे, जिसमें से हम देखें तो कुछ परिवारों ने जो है जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अधिकार कर लिया और वहाँ अच्छी फसल होने लगी। तो फिर क्या हुआ कि वे संपन्न होने लगे और संपन्न होने के बाद धीरे धीरे उन इलाकों पर लोगों का उनका दबदबा जो है बढ़ता गया और लोग उनकी बातों को फिर मानने लगे और उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध किया और अपना जो वंश है उसका संबंध जो है देवी देवताओं और ऋषियों पर जो है ये जोड़ा। तो उस समय जो है धर्म भीरुता थी, लोग जो है धर्म के नाम से, देवी देवताओं के नाम से जो है
भय खाते थे, तो उन्होंने उनको जो है श्रेष्ठ समझा। बंगाल में जो है पाल वंश, मध्य भारत में कलचुरियों का उत्थान कुछ इसी तरीके से हुआ। आज ऐसा कोई यदि राजा बनना चाहे तो उसे क्या हम राजा मान लेंगे? आज उतनी अशिक्षा नहीं है, सब लोग शिक्षित हो चुके हैं, ऐसा कोई नहीं मानेगा, है ना। और ये जो अभी जो हमारा जो देश में जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र की है, तो अभी तो राजा बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, उस समय जो है राजतंत्र जो बन रहे थे उसमें जो ब्राह्मण और भाटों की क्या भूमिका थी? ब्राह्मण क्या है? जो शिक्षा देते थे, वैदिक वगैरह, वेद वगैरह को पढ़ाते थे, कर्मकांड, पुराण, ये जितने भी ये सारी चीज़ें हैं उनको वो देखते थे। और भाट जो है वो राजा का गुणगान करता था। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि उस समय जो है ब्राह्मण और भाटों की क्या भूमिका थी। देखिए, जो ताकतवर परिवार थे वो राजवंश के रूप में जो है अपने आप को स्थापित कर चुके थे, तो उनको जो है अपनी राज व्यवस्था संभालने के लिए ब्राह्मणों ने बड़ी सहायता की। उन दिनों धर्म, ज्ञान और राजकाज चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों में राजाओं ने जो गंगा नदी और यमुना नदी के तट पर बसे ब्राह्मणों को जो है अपने राज्य में बसाया। वो वहाँ से उनको जो है बुलाया, ताकि जो भी धार्मिक अनुष्ठान है और जो ज्ञान है, राजकाज चलाने की उनमें दक्षता थी, वो पूरी हो सके। तो राजा जो है ब्राह्मणों को जो है कभी कभी उनको खुश रखने के लिए पूरे गांव के गांव और फिर गांव से होने वाला जो संपूर्ण लगान जो है दान में देते थे। तो ये इस प्रकार से इन चीज़ों को जो है प्रमाण के रूप में उन्हें ताम्रपत्र पर खुदवाया जाता था। यहाँ पर देखिए कि ताम्रपत्र का एक चित्र दिया गया है ना, जिसमें जो है यहाँ पर रतनपुर के राजा रत्नदेव तृतीय का दान पत्र है, 12वीं सदी में ये मिला, खरौद शिलालेख जिसमें दान का उल्लेख है। तो ये इसको तो इतिहासकार लोग ही इसको पढ़ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, समाज में राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ब्राह्मण उनसे राज सूर्य अश्वमेध जैसे यज्ञ करवाते थे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय का ऐसा ही दान देने वाला ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो ये तो हुआ ब्राह्मण की भूमिका। भाटों ने भी राजवंशों को प्रतिष्ठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो किस तरह से भूमिका है? देखिए, उत्तर भारत में भाट परंपरा दिखाई देती है। भाट जो है क्या है? एक दरबारी कवि होते हैं, दरबार में रह करके कविता लिखते हैं और किसके बारे में? अपने राजा की गुणगान करते हैं। तो प्रशंसा के गीत वो गाते हैं। राजा और उसके वंशों के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी चारण कवि की परंपरा थी। तो खैरागढ़ के जो राजा हैं लक्ष्मी नदी राय के दरबार में कवि दलराम राव थे, और इन्होंने अपनी कविता में राजा की प्रशंसा के साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। इसलिए दक्षिण कौशल को फिर बाद में छत्तीसगढ़ का नाम मिला। तो यहाँ पर देखें तो ब्राह्मण और भाट जो है राजाओं का इस तरह से उसका गुणगान करके उनका मान बढ़ाने में, ताकि देखिए उसका राजपाट जो है चलता रहे। यदि प्रजा को रिझा कर नहीं रखेंगे या प्रजा के सामने राजा को श्रेष्ठ नहीं करेंगे तो फिर उनकी आज्ञा का अवहेलना भी हो सकती है, फिर कौन मानेगा उनकी बातों को, है ना। तो राजकाज चलाने के लिए ये इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम ये समझते हैं अधिपति राजा सॉरी और सामंत राजा, ये क्या है? अधिपति राजा और सामंत राजा, राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमि और अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर के अनेक युद्ध हुए। तो जो राजा हार जाते थे उन्हें आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे, क्योंकि उतना बड़ा शासन जो है चलाने में योग्यता नहीं थी। हाँ, उनको उस राज्य को जरूर जीत जाते थे, बदले में उन्हें विजयी राजा के कुछ शर्त माननी पड़ती थी। जो हारा हुआ जो राजा है
पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था और विजयी राजा उसका जो है फिर स्वामी बन जाता था। तो विजयी राजा जो है अधिपति राजा कहलाता था और पराजित जो राजा है वो सामंत राजा कहलाता था। तो ये बात कैसे पता चली? ये जो है उस समय है परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासमंत श्री क्षितिपाल, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये तो इससे पता चलता है कि इस प्रकार से अधिपति राजा और सामंत राजा उस समय थे। इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधिपति के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके पास समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजते थे। साथ ही जब भी अधिपति राजा कोई युद्ध लड़ता था तो सामंतों को उसकी सहायता के लिए अपनी सेना भी भेजते थे। तो उस समय जो प्रमुख राजवंश थे इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए 1800 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक उत्तर पूर्वी और मध्य भारत दक्षिण में 3 प्रभावशाली राजवंश बने। कौन कौन सा? उत्तर भारत में है प्रतिहार वंश, उत्तर में प्रतिहार वंश, फिर पूर्वी भारत में जो है पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। यहाँ पर आपको जो है इस चित्र में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए किन किन वंशों की बात हुई। उत्तर में प्रतिहार वंश और इधर पूर्वी भाग में पाल वंश और आपका जो इधर राष्ट्रकूट वंश किधर है, यहीं पर देखिए। तो ये प्रमुख राजवंश थे। आगे हम देखते हैं और किन चीज़ों के बारे में आपके इस अध्याय में बताया गया है। तो इन तीनों वंश के राजा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, यहाँ बीच पड़ता था कन्नौज, तो उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपस में ये 200 वर्षों तक लड़ते रहे, कोई पीछे नहीं हट रहा था। तो इस कारण से जो है जब लड़ाई होती है तो तीनों राज्यों की शक्ति जो है ये नष्ट हो जाती है। और उस समय यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश, जिसको है वंश भी कहा जाता है, उस समय उसके राजा जो है राज्य करते थे। इनमें कलिंगराज, रत्नदेव, जाजल्लदेव ये प्रमुख थे। इनका नाम ही बस आप जान लें कि उस समय जो है कौन कौन सा जो राजवंश जो है चलता था, उनके प्रमुख कौन थे। 1000 ईस्वी के आसपास जो है कलिंग राज ने समूचे दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया। उन्होंने तुमाड़ नगर में अपनी राजधानी स्थापित की और लंबे समय तक जो है वो शासन किया। रत्नदेव ने महाकौशल क्षेत्र में रतनपुर के राज्य की नई राजधानी बनाई। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया है। अब रतनपुर को किसने बनाया? रतनदेव ने ये बसाया। और महाकौशल क्षेत्र में रतनपुर की बराबरी का कोई शहर नहीं था, इसलिए इसका जिक्र हो रहा है। कलचुरी राजा अपने आप को राजपूत मानते थे और उस समय देखें तो और भी जो प्रमुख राजवंश थे, जिसमें से चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, ये सब उस समय राजवंश थे, प्रमुख राजवंश। इस समय मध्य भारत में परमार वंश के राजाओं का शासन था, जिसमें शक्तिशाली जो थे वो है राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये जो मुहावरा आपको सुनने को मिला होगा। तो भोज ने जो है सन 1000 ईस्वी से 1035 तक शासन किया और इनकी एक शक्तिशाली सेना थी, जिसके कारण से विशाल साम्राज्य की स्थापना ये कर पाए। एक पराक्रमी ये राजा होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में भी इनकी गहरी रुचि थी, इसलिए इनका जिक्र विशेष रूप से हो रहा है। और इसके साथ ही साथ मध्य एशिया में एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी। इसने जो है सन 1000 ईस्वी में से लेकर के सन 1025 तक बार बार जो उत्तर पश्चिम जो भारत के राज्यों पर आक्रमण किया और वो आक्रमण करता था और धन लूट करके जो है अपने राज्य वापस वो चला जाता था। तो उसका जो राज्य में एक बड़ा विद्वान था जिसका नाम है अलबरूनी, वो जो है गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों पर गहराई से अध्ययन करता था और यही करने के लिए वो भारत आया था। और यहाँ पर आकर के उसने संस्कृत भाषा को सीखी और फिर कई वर्षों तक जगह जगह भ्रमण करके कई पुरानी पुस्तकों का अध्ययन भी किया और अपने देश लौटने के बाद उसने जो है सन 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में
एक किताब लिखी जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। अब ये जितनी जानकारी जो है इकट्ठा किया और तहकीक-ए-हिंद के रूप में वो उसने अरबी भाषा में लिखा। तो इस किताब में उसने भारत के लोगों और उनके धर्म, रीति रिवाजों, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। अच्छा हुआ कि अलबरूनी आया था और इन चीज़ों के बारे में जो है वो लिखा, नहीं तो आज हमको अपनी इतिहास के बारे में और जो बेहद जो जानकारी है वो शायद ही जानने को मिलता। इतिहासकारों का बहुत बड़ा महत्व रहता है बच्चों कि वो इतिहास लिखते हैं और फिर हमको अपना इतिहास पता चलता है। आप भी डेली डायरी लिखेंगे तो आपका इतिहास वो बनेगा। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। राजवंशों की जो शासन नीति थी उस समय वो कैसे शासन करते थे इसके बारे में बताया गया है कि अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था। तो वेतन के बदले क्या होता था कि एक बड़े भू क्षेत्र और कई गांव को इनके नाम कर दिए जाते थे। फिर इन क्षेत्रों से इनके लोग जो है फिर लगान वसूलते थे। तो लगातार युद्धों के चलते जो है सेना का महत्व भी बढ़ गया। तो राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी, तो बड़े अधिकारी और सामंत के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी। तो ज़रूरत के वक्त जो है वो राजा की मदद करने के लिए भेजते थे। सेना में पैदल सैनिकों के अलावा हाथी और घोड़ों का भी महत्व बढ़ गया। तो ये जो व्यवस्था थी एक प्रकार से एक नुकसान भी था इस व्यवस्था का। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से कोई स्वतंत्र हो जाए और अलग से सेना रखे तो अधिकारी ही फिर अपने आप को राजा मानने लगते हैं और राजा की अवहेलना भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से हुआ था उस समय। दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश थे, ये तो अभी तक हम पढ़ रहे थे उत्तरी भारत के बारे में, अब दक्षिण भारत के विषय में हम जानते हैं। तो दक्षिण भारत में जो है चोल वंश सबसे शक्तिशाली राजवंश था, जिसके प्रमुख जो राजा हैं राज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग चोल। तो ये राजा न केवल दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किए बल्कि सैनिक अभियान के दौरान धन इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को भी इन्होंने हराया था और एक विशाल राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। समुद्री जो बेड़ा होता है उसकी मदद से जो है समुद्र पार करके इसने श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई कर दी थी। तो श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा जो है लंबे समय तक चोल राजवंशों के हिस्सा रहा। यहाँ पर देखिए तंजावीर में जो है बृहदीश्वर राजराजेश्वर मंदिर है, यहाँ आपको चित्र में देखने को मिल गया होगा। चोल राजाओं की इन सैनिक सफलताओं का आधार था उनका शक्तिशाली थल और जल सेना। सैनिक अभियान में जो मिले धन से जो है चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनाए, जिसमें से अभी आपने एक चित्र देखा। और वहाँ पर जब वो बनाते थे मंदिर पे तो जो बनवाने वाले जो राजा थे वो उनके नाम पर होते थे, जैसे कि राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनाया। तो इस प्रकार से देखें तो ये अपनी सेना को जुटाने के लिए और जो भी शासन का खर्च होता था, ये इसका जो खर्च है वो प्रजा पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे। भूमि पर लगने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था और ये कर कितना होता था, उत्पादन जितना भी बनता था ना, जो जितना उत्पादन करते थे उसका 1/3 3/4 में एक हिस्सा जो है इनको देना पड़ता था चोल राजाओं को। तो ये लंबे समय तक इस प्रकार से चला। व्यापार पर भी लगने वाला कर होता था और इन करों का उपयोग फिर वो तालाब, नहर आदि बनवाते थे, है ना। और इस प्रकार से गाँव की जो बेगारी है, जो उनकी बेरोजगारी है, उसकी भी वो काम करते थे, उनको भी काम मिल जाता था। तो ग्राम व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन का युग इसी युग में फिर विकास हुआ। इसलिए ये महत्वपूर्ण थी आप चीज़ को बताने के लिए। और यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे ऐसी उम्मीद है। आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूँ ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।